कल हमने जो पढ़ा था उसका हम एक बार और रिपीटिशन कर लेते हैं, उससे हमें ये पता चल जाएगा हमने कल क्या क्या पढ़ा है। और उसको जानने के लिए आपको हमारी जो पिछली वीडियो है उसको देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कल हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, कल हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे और माहेश्वर सूत्र होते हैं 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14 और 14 माहेश्वर सूत्रों में ही हमने स्वर और व्यंजन, 14 माहेश्वर सूत्रों में हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। स्वर और व्यंजन पढ़े थे। स्वर और व्यंजन पे भी हमने स्वर के 3 प्रकार पढ़े थे। इसमें पहला प्रकार है ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर और तीसरा प्रकार हमने पढ़ा था प्लुत स्वर। उसी प्रकार हमने व्यंजन के भी 3 प्रकार पढ़े थे। उसमें पहला प्रकार पढ़ा था हमने स्पर्श व्यंजन, दूसरा जो प्रकार था वो हमने पढ़ा था अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा जो प्रकार था वो हमने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से हमने कल स्वर और व्यंजन दोनों के प्रकार पढ़ लिए थे। और स्वरों की संख्या होती है, मूल जो स्वर होते हैं उन स्वरों की संख्या तो होती है 13 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब 33 व्यंजनों में 25 तो होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ये सब पढ़ने के बाद आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के बारे में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले तो उच्चारण स्थान की परिभाषा देख लीजिए। उच्चारण स्थान किसको कहा जाता है? जहाँ से जिस शब्द की उत्पत्ति होती है, अर्थात जहाँ से जो शब्द बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा होती है जिस स्थान से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति जिस स्थान से मानी जाती है उसी स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। देखिए इसकी परिभाषा देखिए। जिस स्थान से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति जिस स्थान से मानी जाती है उसी स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब देखिए उच्चारण स्थान, ये हमने इसकी परिभाषा देख ली। अब उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण स्थान कुल इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 11। कुल उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 11, परंतु मूल रूप से उच्चारण स्थानों की संख्या मूल रूप से उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 7। और पाणिनि जो संस्कृत के
आदि गुरु है। पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 8। की संख्या कितनी होती है? 8। देखो, कुल उच्चारण स्थानों की संख्या तो होती है 11 और मूल रूप से उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 7 और पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 8। इसके बाद देखिए कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं, उनके बारे में अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन कौन से होते हैं ये देखिए अब आप। उच्चारण स्थान, ये हमारा नया टॉपिक है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थानों की संख्या बताई गई है 7। 7 में पहला उच्चारण स्थान होता है कंठ। पहला उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला, और गला जहाँ से हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंठ, कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, वो आप देखिए। अ कु ह, अ कु ह, विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः अर्थात अ का तात्पर्य है। अब इसमें देखो कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये आप देखिए कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले आता है अ और आ। अ और आ दोनों आते हैं। कु, कु का अर्थ होता है क वर्ग। कु का अर्थ होता है क वर्ग, और क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आप देखिए। क, ख, ग, घ और ञ। ये वर्ण, ये 5 वर्ण क वर्ग में आते हैं। उसके बाद आता है ह, और ह के बाद आता है विसर्ग। अर्थात कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, कौन कौन से वर्ण उत्पन्न होते हैं वो आप इस सूत्र के माध्यम से देखिए। अ कु ह विसर्ज नियानाम कंठ, अर्थात अ आ कु का अर्थ है क वर्ग और ह और विसर्ग, अर्थात कंठ से बोला जाता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात अ आ क वर्ग और ह और विसर्ग। उसी प्रकार ये हमारा पहला उच्चारण स्थान हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा उच्चारण स्थान देखिए तालु। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु, और तालु को किस प्रकार बोला जाता है? ई चू य शा नाम, इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु, अर्थात इसी प्रकार से देखिए जैसा हमने ऊपर देखा था उसी प्रकार नीचे देखिए। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें सबसे पहले तो आता है ई। ई से तात्पर्य है छोटी ई और बड़ी ई। उसके बाद चू, चू का अर्थ है च वर्ग, और च वर्ग में भी कितने वर्ण आएंगे? 5। 5 वर्ण कौन से हैं? च, छ, ज, झ और ञ। ये 5 वर्ण च वर्ग में आएंगे। उसके बाद य, उसके बाद है य। ये जो सारे वर्ण हैं ये बोले जाएंगे तालु से। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और उच्चारण स्थान तालु वाले उच्चारण स्थान वाले वर्णों को याद करने का सूत्र है इचु यशा नाम तालु। उसके बाद तीसरा है मूर्धा। उसके बाद तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा, और मूर्धा को लिखा जाएगा री टू, री टू र शा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम
मूर्धा। मूर्धा को बोला जाएगा ऋतु रसानाम मूर्धा। और ऋतु रसानाम मूर्धा में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है वो आप देखिए। कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे ये देखिए आप। इसमें पहला वर्ण है ट, ऋतु रसानाम मूर्धा। तो री का तात्पर्य है छोटा री और बड़ा री। री के भी कल हमने 2 प्रकार पढ़े थे। उसके बाद टू का अर्थ है ट वर्ग। और ट वर्ग में भी 5 ही वर्ण आएंगे और उन 5 वर्णों में ट, ठ, ड, ड और ञ। ट, ठ, ड, ड, ञ, ये 5 वर्ण आएंगे ट वर्ग में। उसके बाद र और उसके बाद श। तो मूर्धा से क्या क्या बोला जाएगा? री, ट वर्ग, र और श। इसके बाद चौथा आप देखिए, दंतः। दांतों से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? तो इसके लिए सूत्र देखिए, ल, तु, ल, सा, नाम। लृतु लसानाम दंतः। लृतु लसानाम दंतः अर्थात ल, लृ, तु और ल। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे देखिए आप। ल, लृ, तू का तात्पर्य त वर्ग। तू का तात्पर्य क्या हुआ? त वर्ग। और त वर्ग में त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण आएंगे। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण त वर्ग में आएंगे। उसके बाद ल और स, ल और स, ल और स ये वर्ण आएंगे। तो देखिए अब हमने कितने उच्चारण स्थान पढ़ लिए? 4। कौन कौन से पढ़ लिए या आप देखिए। तो देखो हमने पहला उच्चारण स्थान पढ़ा कंठ। और कंठ को किस उच्चारण स्थान को बोलने का कौन सा सूत्र है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अ वर्ण, उसके बाद कु का अर्थ है क वर्ग और ह। ये जो तीनों शब्द, तीनों वर्ण है, ये जो तीनों वर्ण है, इन वर्णों को कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। उसके बाद दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। और दूसरे उच्चारण स्थान तालु को बोलने के लिए इचु यशानाम तालु, इस सूत्र को हम याद रख सकते हैं। और इस सूत्र से हम इन सारे वर्णों को याद रख सकते हैं कि ये सारे वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालु से। तालु से उच्चारण होने वाले वर्णों में पहला वर्ण है ई, दूसरा चू का अर्थ है च वर्ग, और तीसरा है य। च वर्ग में पूरे 5 वर्ण आएंगे। उसी प्रकार अगला देखिए मूर्धा। मूर्धा का उच्चारण स्थान है री, टू, रसानाम मूर्धा अर्थात री वर्ण, टू, ट वर्ग और र और श, ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धा से। इन सब का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा से। उसके बाद दंत है। दंत अर्थात दांतों से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, इसके बारे में आप देखिए। और इसका सूत्र है लृतु लसानाम दंत है अर्थात लृ, तू का अर्थ है त वर्ग और ल और स अर्थात लृ, तू का त वर्ग और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण बोले जाएंगे। उसके बाद ल और स, ये सारे वर्ण बोले जाएंगे। 4 उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 5वां उच्चारण स्थान देखिए नासिका। 5वां उच्चारण स्थान है नासिका। और नासिका के जो वर्ण हैं उन वर्णों को किन सूत्रों के माध्यम से याद किया जा सकता है वो आप देखें। ञ, म, ण, ना, नाम, यमंगना नाम नासिका। इस सूत्र के माध्यम से हम नासिका वाले वर्णों का उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं। अर्थात नासिका अर्थात नाक से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो आप देखिए। अब इसमें कितने वर्ण हैं?
ये आप देखिए। और कौन कौन से वर्ण हैं ये भी देखिए, ञ, म, ञ, न और न। ये जो 5 वर्ण हैं, इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान है नासिका। उसके बाद छठा उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ का अर्थ है होठ, अर्थात होठ से अर्थात ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो आप देखिए। और इसका सूत्र है उ पू प, उ पू प, म ध य मा न नी य म। उ पू प मध्य मानियम ओष्ठः। उ पू प मध्य मानियम ओष्ठ, अर्थात ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए आप किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। सबसे पहले तो उ, उ का अर्थ है उ और बड़ा उ। उसके बाद आप देखिए पू, पू का अर्थ क्या हुआ? पू का अर्थ हुआ प वर्ग। पू से तात्पर्य है प वर्ग। और प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? प, फ, ब, भ और म। प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? प, फ, ब, भ, म। उसके बाद प, उसके बाद क्या है? प। ये सारे, उसके बाद इन सब वर्णों को देख लिया। उसके बाद अगला जो उच्चारण स्थान है वो है जिह्वा मूल्यम। जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा, जीभ के मूल से जो बोले जाते हैं उन वर्णों को किस सूत्र से याद रखेंगे हम? जिह्वा मूलियम, जिह्वा मूलस्य। इस सूत्र के माध्यम से हम जिह्वा मूल्यम, इस सूत्र के माध्यम से हम जिह्वा के मूल से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो हम देखते हैं। देखो जिह्वा मूल इस प्रकार ये है अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग, और ये क अर्ध विसर्ग और ख। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूलम से। उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिए मूल रूप से कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 7। और देखो अब मूल रूप से हमने जो 7 उच्चारण स्थान पढ़े हैं उनमें पहला हमने पढ़ा है कंठ। पहला उच्चारण स्थान हमने पढ़ा है कंठ। दूसरा पढ़ा है हमने तालु। तीसरा उच्चारण स्थान पढ़ा है मूर्धा। चौथा उच्चारण स्थान पढ़ा है दंतः। पांचवा उच्चारण स्थान पढ़ा है हमने नासिका। छठा उच्चारण स्थान पढ़ा है हमने ओष्ठ। सातवां उच्चारण स्थान हमने पढ़ा है जिह्वा मूलम। ये तो हमने जो मूल रूप से जो उच्चारण स्थान है उनके बारे में हमने पढ़ा है कि मूल रूप से कितने उच्चारण स्थान होते हैं। तो मूल रूप से कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ और जिह्वा मूलम। 8वां है दंत ओष्ठ, अर्थात दंत और ओष्ठ, इन दोनों उच्चारण स्थानों को मिलाकर जो वर्ण बोला जाता है उसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। और इसका सूत्र है वकारस्य दन्ते दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वह जो वर्ण है, अर्थात वह जो वर्ण है उस वर्ण का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठम। उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठम। उसके बाद जो 9वां उच्चारण स्थान है वो है कंठ, तालु। उसके बाद जो
9वां उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु। और कंठ तालु को याद करने का सूत्र है ए दे तो कंठ तालु, ए दे तू कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ। इसमें कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? ए और ऐ। ए और ऐ ये दो वर्ण कंठ और तालु, इन दोनों के उच्चारण स्थानों को मिलाकर ए और ऐ बोला जाएगा। उसके बाद 10वें नंबर का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। उसके बाद 10वें नंबर का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ को याद करने का सूत्र क्या है? ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ दो तो कंठोष्ठम, अर्थात इसमें कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? तो पहला वर्ण तो है ओ और दूसरा वर्ण है औ। तो ओ का तात्पर्य है ओ और औ, अर्थात कंठ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा ओ और औ। उसके बाद अंतिम जो हमारा उच्चारण स्थान है 11वें नंबर का वो है नासिका। कौन सा उच्चारण स्थान है? नासिका। और इसका जो सूत्र है वो है अनुस्वारस्य यरो नुनोस्वारस्य नासिका। 11वें नंबर का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है नासिका। 11वें नंबर का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है नासिका। और इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार, संस्कृत में जो अनुस्वार होता है वो भी कहाँ से बोला जाता है? नासिका से। संस्कृत में जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान भी नासिका ही होता है। तो इस प्रकार देखिए आज हमने कितने उच्चारण स्थान पढ़े? 11। तो टोटल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 11। और मूल रूप से उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7। तो 11 में हमने कौन कौन से उच्चारण स्थान पढ़े? हमने पढ़ा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ, जिह्वा मूलम, उसके बाद दंतोष्टम, उसके बाद कंठतालु, कंठोष्ठ और नासिका। तो इस प्रकार से हमने पूरे 11 जो उच्चारण स्थान हैं उनका हमने अध्ययन किया है। हमने 11 उच्चारण स्थानों को पढ़ने के बाद हमने टोटल जो पूरा जो समरी पढ़ा है वो देख लिए आप। हमने पहले तो पढ़ा माहेश्वर सूत्र। पहले हमने क्या पढ़े? माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्रों में हमने क्या पढ़े? स्वर। और उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन। और स्वरों के हमने कितने प्रकार पढ़े? स्वरों के हमने 3 प्रकार पढ़े। स्वरों के हमने 3 प्रकार पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसी प्रकार व्यंजन के भी हमने 3 प्रकार पढ़े, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये तो हमने कल पढ़े थे। और मूल रूप से स्वर कितने होते हैं? 5। मूल रूप से स्वरों की संख्या होती है 5 और मूल रूप से व्यंजनों की संख्या होती है 33। और 33 में भी 25 तो होते हैं स्पर्श व्यंजन और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन और 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और हमने स्वरों में भी 5 तो होते हैं ह्रस्व स्वर,
8 होते हैं दीर्घ स्वर और 13 होते हैं प्लुत स्वर। इस प्रकार हमने स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए और उच्चारण स्थान पढ़ लिए। और दूसरा आज हमने पढ़ा है उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान में हमने पहला पढ़ा कंठ, दूसरा पढ़ा तालु, तीसरा पढ़ा मूर्धा, चौथा पढ़ा दंत, पांचवा पढ़ा नासिका, छठा पढ़ा ओष्ठ, सातवां पढ़ा जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम। उसके बाद हमने पढ़ा कंठ, कंठ तालु, कंठोष्ठम, दंत तालु, दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। उसके बाद नासिका। ये हमने उच्चारण स्थान के 11 प्रकार पढ़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमने टोटल ये सारी चीज़ें पढ़ी है। और अब हम इन सारी चीज़ों को एक एक्सरसाइज के माध्यम से देखते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन हम हल करते हैं। उन क्वेश्चनों को हल करने से हमें पता चल जाएगा हमने किस हद तक तैयारी करी है और हमें किस हद तक समझ में आया है। इसका हम क्वेश्चनों के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं। जब तक हम क्वेश्चन करके नहीं देखेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। तो देखिए आप, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि हमने किस हद तक समझा है। तो आप देखिए, तो पहला अभ्यास प्रश्न है, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? यह हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें इस संस्कृत शब्द का विश्लेषण बताया था। और इस संस्कृत शब्द में कौन कौन से इसमें उपसर्ग है, कौन सा इसमें शब्द है, कौन सा इसमें। तो देखिए आप, संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत शब्द में सम तो है उपसर्ग, सम है उपसर्ग, क्री इसमें धातु है और कतः इसमें प्रत्यय है। ये पूरा विश्लेषण हम कल पढ़ चुके हैं, परंतु जिन बच्चों ने कल वीडियो नहीं देखा, जो इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देख पाए, वो संस्कृत शब्द का विश्लेषण एक बार और देख सकता है। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, क्री धातु और कतः प्रत्यय से बनता है। तो इस संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वो आप देखिए, माहेश्वर सूत्र में स्वर किन किन सूत्रों में आते हैं? अर्थात कल हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे और 14 माहेश्वर सूत्रों में हमने पूरे जो मूल रूप से जो वर्ण है, जो वर्णों की संख्या है, वो सारी हमने पढ़ी थी। तो देखिए उन 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रथम जो चार सूत्र हैं, उन 4 सूत्रों में स्वर, जो संपूर्ण संस्कृत के जो स्वर है वो माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों में आते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या होती है 42। ये हमने कल माहेश्वर सूत्र पढ़ा था। उस माहेश्वर सूत्र में मैंने सारे वर्ण गिन के बताए थे आपको कि कितने वर्ण होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में अ किस स्वर के अंतर्गत आता है? ये भी हमने कल पढ़ लिया था। तो आप देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या कोई नहीं। तो जो अ है, जो छोटा अ है, वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अंतःस्थ वर्ण में नहीं है। ये हमने कल पढ़ा था और अभी भी मैंने आपको रिपीट करवाया था। तो अंतःस्थ में कौन सा वर्ण नहीं है? तो श जो वर्ण है, श वर्ण ऊष्म व्यंजनीय
वर्ण है, अर्थात ऊष्म व्यंजन जो वर्ण है वो श वर्ण है। और इसमें हमें क्या पूछा गया है, अंतःस्थ कौन सा नहीं है, तो य, व और र ये तीनों तो अंतःस्थ व्यंजन है, परंतु जो श है ये श वर्ण ऊष्म व्यंजन है। इसका आंसर क्या हुआ, श। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्श वर्णों की संख्या होती है। कल हमने स्पर्श वर्ण नहीं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श वर्ण नहीं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। तो हमें कुल नहीं बताना है, हमें केवल बताना है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छ का उच्चारण स्थान होगा। अब पहले तो आप ये देखिए कि छ किस वर्ग में आता है, छ। तो आप जल्दी से सूत्र रिकॉल करिए, ईचू यशानाम तालु। तो छ किस वर्ग में आ रहा है, च वर्ग में। च वर्ग में क्या आ रहा है, छ है ना, छ आ गया। और च कौन सा उच्चारण स्थान है, ई चू यशानाम तालु। तो छ कहाँ से बोला जाएगा, तालु से। और तालु का सूत्र क्या होता है, ईचू यशानाम तालु। ईचू यशानाम तालु, इस सूत्र के माध्यम से हम छ जो वर्ण है इस वर्ण का उच्चारण स्थान आसानी से पता कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें जो सारे सूत्र है, सारे सूत्रों के जो उच्चारण स्थान है वो सब हमें केवल सूत्रों के माध्यम से ही याद रह सकते हैं। तो छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालु। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व का उच्चारण स्थान होगा। व का उच्चारण स्थान क्या होगा, बोलो, अब सूत्र बोलो। देखो कौन सा सूत्र बोला था अपन ने, वकारस्य दंतोष्टम। इस सूत्र से ही हमें ये पता चल गया कि व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंतोष्टम, अर्थात दंत और ओष्ठ से व जो वर्ण है वह वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ, दंतोष्टम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, णकार का उच्चारण स्थान क्या है। तो णकार का उच्चारण स्थान क्या है, न जो वर्ण है, न वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है। तो न हमने नासिका में भी पढ़ा है और न हमने मूर्धा में भी पढ़ा है। अभी आप देखिए कि ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से स्थान से बोला जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, ण कौन से वर्ग में आता है, तो ण आता है ट वर्ग में। और ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। और एक और हमने सूत्र पढ़ा था, यमंगना नाम नासिका। तो नमंगना नाम नासिका। तो इस प्रकार ये जो ण वर्ण है, ये ण वर्ण मूर्धा से भी बोला जा रहा है और नासिका से भी बोला जा रहा है। तो इस प्रकार न वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका दोनों ही है। अब हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न देखिए, संस्कृत में कुल उच्चारण स्थानों की संख्या होती है। संस्कृत में कुल, अब देखो कुल पूछ रहा है, न कि उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो संस्कृत में कुल उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 11 और संस्कृत में उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 7। संस्कृत में उच्चारण, केवल उच्चारण स्थानों की बात की जाए तो हम कितना लगाएंगे उसमें, 7। और जहाँ पर कुल जो शब्द आ जाए तो वहाँ पे उच्चारण स्थानों की संख्या लगानी है 11। तो इस प्रकार आज हमने माहेश्वर सूत्र, स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान, ये जो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा टॉपिक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप और अगले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है
तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।